बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काकड़ के निगरान वज़ीर आज़म बनते ही एक नई साज़िशी थ्योरी पब्लिक में लाई जा रही है और ज़ोर दिया जा रहा है कि यही कुछ होगा और नवाज़ शरीफ साहब का रास्ता बंद कर दिया जाएगा। इसके पीछे कितनी हकीकत है और इसका हम तजिया करेंगे साज़िशी थ्योरी का, और इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट क्या करने वाली है। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि पीटीआई ने 14 अगस्त को जिन अरमानों का सोचा था उन पर पानी फिर के आए, उनकी साजिश या मंसूबा नाकाम बना दिया गया और पूरे पंजाब में क्रैक डाउन करके उन साज़िशी अनासर का जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सुराग लगाकर उनकी पकड़ धकड़ की गई है, ताकि वो 14 अगस्त को जो अपना एक गलीज़ मंसूबा जिसकी हिदायत इमरान खान ने अपने उन सेलों को दी थी जो शाह महमूद कुरैशी के कंट्रोल में नहीं है, और उन्हीं सेल्स के पैरेलल लाए गए थे जो 9 मई के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने या इदारों ने तबाह कर दिए। इस मंसूबे की क्या तफसीलात हैं, और फिर जहां इसके साथ ही एक सवाल उठता है कि इमरान खान ने 700 माह की अदालत में वो कौन सा बड़ा बोल बोला था जो उसके मुंह पर आकर लगा है। ये हमारी मेन खबरें हैं। इसके अलावा डर्टी कैदी, अटक जेल के डर्टी कैदी की हालत क्या है और उसकी तिलावत करने का झूठ किस तरह उसी के वकीलों ने खोल डाला, ये बड़ी शर्मनाक दास्तान है। इसमें इबरत का पहलू भी है कि किस तरह झूठ बोलने वाली पार्टी ने खुद ही अपना झूठ का पर्दाफाश कर दिया। तो नाज़रीन, सर फहरिस्त ये है कि काकड़ साहब को निगरान वज़ीर आज़म बनाकर बज़ाहिर सुबकदोश होने वाली हुकूमत के अलायंस का भरम रख लिया गया, क्योंकि इस हुकूमत की ख्वाहिश थी कि नया वज़ीर आज़म सियासतदान होना चाहिए। तो काकड़ जो है वो ज़ाहिर कैटेगरी, जिस कैटेगरी में वो फाल करते हैं वो सियासतदानों की कैटेगरी है, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी, इसमें किसी को शुबा नहीं, सबको पता है उनका ताल्लुक बाप पार्टी से है। और अगरचे वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फ़ैसला कर चुके थे, जिसकी ख़बरें ख़ुद उन्होंने अखबारात में लगवाई थी, लेकिन आखिरी मरहले पर किसी ने उनको रोक दिया। तो इसकी खबर जो थी, इस पर सबकी तवज्जो होनी चाहिए थी कि आखिर काकड़ ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करके इस पर अमल क्यों नहीं किया। लेकिन ज़ाहिर है तमाम मीडिया की तवज्जो है वो इमरान खान पर लगी हुई थी। इस चीज़ पर किसी ने तवज्जो नहीं दी कि आखिर इसमें क्या राज है। तो वो राज अब खुल गया कि वो निगरान वज़ीर आज़म बन गए। ज़ाहिर है ना तो वो मुस्लिम लीग नून की चॉइस थे ना पीपल्स पार्टी की, वो राजा रियाज की चॉइस थे, और राजा रियाज ने किस तरह किनके कहने पर ये नाम दिया अब ये बताने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल वो एक दिलेर आदमी है, इसमें कोई शुबा नहीं, और रवायती तौर पर वो हमेशा से जब से उन्होंने सियासत शुरू की है इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया है। बाप पार्टी के लीडर थे, तो बाप पार्टी किन की थी आपके इल्म में है। इसी बाप पार्टी के ज़रिए नवाज़ शरीफ हुकूमत का तिया पांचा करने का आगाज़ किया गया था बलूचिस्तान से, और इसमें उस वक्त पीपल्स पार्टी भी शामिल थी जब सादिक संजरानी को चेयरमैन बनाया गया सेनेट का। तो बहरहाल ये चीज़ें चलती रहती है पाकिस्तान की सियासत में, और अभी कुछ अरसा इनसे नजात या मुफिर का कोई इम्कान नहीं है। तो अब जो साज़िशी थ्योरी है वो ये लाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नवाज़ शरीफ के रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश की है वो इसी का हिस्सा है, और ये है कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के 3 सूबों में बाप पार्टी की हुकूमत होगी, चौथे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में होगी, और वफाक में मखलूत हुकूमत होगी जिसमें किसी को भी शिकायत का मौका ना मिले। ये मैं थ्योरी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और ये नहीं कह रहा कि इसी तरह होने वाला है, लेकिन जो बताया जा रहा है। 3 सूबों में बाप पार्टी की हुकूमत कैसे बनेगी। बलूचिस्तान में उसकी पहली सी हुकूमत है। पंजाब में मानवी तौर पर जहांगीर तरीन की जो पार्टी है वो गोया के बाप पार्टी का पंजाब एडिशन है, इसका नाम है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। पंजाब में वो जीतेगी या जितवाई जाएगी। और पख्तूनख्वा में बाप पार्टी का जो एडिशन है वो उसका नाम है तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, जिसके सरबराह है परवेज़ खट्टक साहब, और जिसमें तकरीबन पीटीआई की अरकान असम्बली की उम्मीदवारों की या टिकट होल्डरों की बड़ी तादाद शामिल हो चुकी है। और कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब अगर उसके साथ मिल जाएं, इत्तेहाद कर लें या सीट एडजस्टमेंट कर लें, तो अगले इलेक्शन में पख्तूनख्वा सूबे से अक्सरियती सीटें इन्हीं दोनों जमातों के पास होगी। गोया 3 सूबों में बाप पार्टी की हुकूमत, पंजाब में जहांगीर तरीन के नाम से,
पख्तूनख्वा में परवेज़ खट्टर के नाम से, बलूचिस्तान में ओरिजिनल नाम यानी बाप पार्टी के नाम। काकड़ जो है ये पहले काफ लीग में रहे हैं, यानी इब्तदा से ही इनका जो है रुझान वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। और इनकी हमदर्दियाँ ज़ाहिर है आइनी और जमहूरी कुव्वतों से अगर कभी हुई हैं तो इस बुनियाद पर हुई हैं कि ऐसा करने का उन्हें हुक्म दिया गया था। तो ये एक बड़ी खैर दिलचस्प बात है। ये जो साजिशी थ्योरी है इसमें वज़न असल में इस बात से आया कि हुकूमत के ख़त्म होते ही सुप्रीम कोर्ट ने वो रेवेन्यू आर्डीनेंस जो एक्ट जो था उसको कलअदम करार दे दिया, जिसकी मदद से नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करने का रास्ता खुल सकता था। अच्छा, लेकिन ये तो है साजिशी थ्योरी। हकीकत क्या है जो अभी तक की मेरे पास इतलात है, और पूरी दयानतदारी और ज़िम्मेदारी के साथ मैं अर्ज़ करता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का इंतखाबात में ऐसा कोई किरदार नहीं है कि वो किसी पार्टी को बरसरे किरदार लाएगी, न मुस्लिम लीग को, न जहांगीर तरीन की पार्टी को, न पीपल्स पार्टी को, न परवेज़ खट्टर की पार्टी को। वो किसी पार्टी को हुकूमत में लाने के लिए कोई किरदार अदा नहीं करेगी। और वैसे भी हालात इस तरह हैं कि उनके लिए ये किरदार अदा करना, अगर वो चाहें, मेरा ख्याल है वो नहीं चाहते, लेकिन अगर वो चाहें भी तो किरदार अदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बात का इम्कान जो है वो रद्द नहीं किया जा सकता कि एक महदूद किस्म की मुदाखलत उनकी तरफ से हो सकती है, इस हवाले से कि किसी पार्टी की, जैसा कि हमें एक अंदाज़ा है कि मजमूई तौर पर वफाकी सतह पर और पंजाब की सतह पर मुस्लिम लीग नून जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आएगी, तो इस्टेब्लिशमेंट उसमें इतना किरदार अदा कर सकती है, यकीनी नहीं है लेकिन कर सकती है कि ये अक्सरियत जो है ये सादा अक्सरियत न बने, सादा अक्सरियत कम से कम मरकज़ में ना बने, ताकि वफाक में जो हुकूमत बने उसमें डोमिनेट चाहे एक पार्टी हो, लेकिन उसे किसी न किसी के साथ मखलूत इत्तेहाद करके ही हुकूमत बनानी पड़े, ताकि वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए आइंदा कोई मसला पैदा ना कर सके। 2/3 अक्सरियत का तो खैर मामला ही ख़त्म हो चुका है। अब फेयर एंड फ्री इलेक्शन में भी किसी पार्टी के पास 2/3 अक्सरियत का हसूल जो है वो मुमकिन नहीं रहा। हालात में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, और इसमें मुस्लिम लीग के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो इसमें वज़ीर आज़म जो सबकदोश हो चुके हैं, जो इस्तीफ़ा देकर घर जा चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब का किरदार बड़ा अहम है। उन्होंने 2 तरीक़ों से मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक पर असर डाला, मनफी असर डाला। एक तो उन्होंने मुस्लिम लीग की तंजीम को अमलन ख़त्म कर दिया और मरीम नवाज़ साहबा को उठने नहीं दिया, और हमज़ा शहबाज को आगे लाकर उन्होंने पंजाब में एक डिवीज़न पैदा कर दी मुस्लिम लीग के अंदर बाकायदा बुनियादों पर। और दूसरा, जाने वाली हुकूमत की जो कारकर्दगी रही उसकी तारीफ़ किसी तरफ से नहीं हो रही। हालांकि इसमें एक पॉइंट उनके हक़ में जाता है कि उन्होंने बहरहाल मुल्क को दिवालिया होने से बचाने का सेहरा अपने सर सजाया, चाहे इसमें किरदार नवाज शरीफ साहब का था, चाहे इसमें जनरल आसिम मुनीर साहब का किरदार था, लेकिन ये सेहरा बहरहाल शहबाज हुकूमत के माथे पर ही आवेज़ा किया जाएगा कि उन्होंने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वरना आपकी याददाश्त अगर बेहतर है तो ठीक है, अगर बेहतर नहीं है फ़र्ज़ कीजिए तो अखबारात की फ़ाइलें निकाल कर देख लीजिए कि तमाम सियासी तबसरा नगारों, तजिया नगारों, कालम नवीसों और टीवी मेज़बानों, माहिरीन मईशत का इत्तेफाक था कि पाकिस्तान दिवालिया होकर रहेगा। मैं अपना इस्तिस्ना अगर बताऊं तो आप कहेंगे कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूं, लेकिन मेरा इज़हार छपे हुए कालम है नवाए वक्त में, आप देख सकते हैं। पिछले 1 साल के कालम मैंने हर कालम में यही लिखा कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का इम्कान नहीं है, और आज से 1 साल पहले भी यही लिखा, जबकि उस वक्त IMF का इशू चल रहा था और ये सारी चीज़ें चल रही थी। बहरहाल पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया और मईशत को तबाह होने से बचाया, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि शहबाज हुकूमत ने सरकारी ख़जाने की रकूम एलीट क्लास पर तो लुटाई, लेकिन गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ का बंदोबस्त नहीं किया, बल्कि गलत बयानी भी की। मसलन घी मुसलसल महंगा हो रहा था, लेकिन हुकूमत के तरफ से वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तरफ से मुस्लिम लीग सेक्रेटरीट या गवर्नमेंट के सेक्रेटरीट की तरफ से ये ख़बरें प्रेस को दी जा रही थी कि घी सस्ता हो गया। तो ज़ाहिर इन चीज़ों का एक मनफी असर मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक पर पड़ा है।
अब वो 2/3 अक्सरियत वाला तो मसला रहा ही नहीं, लेकिन उसके लार्जेस्ट पार्टी बनने का इम्कान है। सादा अक्सरियत हासिल करने का इम्कान वफाक में उसके पास मौजूद है। जो पिछले सर्वे आए थे उनके मुताबिक वो 110 से लेकर 120 तक सीटें हासिल कर सकती थी। इसका मतलब ये है कि वो सादा अक्सरियत या उसके करीब। लेकिन अब लगता ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी लिमिटेड मुदाखलत की, कंट्रोल्ड किस्म की मुदाखलत की, तो वो ये होगी कि जो भी पार्टी इलेक्शन जीत रही है, इस केस में मुस्लिम लीग नून है, तो उसको सादा अक्सरियत हासिल ना करने दी जाए ताकि वो अपने बलबूते पर हुकूमत ना बना सके। एक ऐसी हुकूमत जो कमज़ोर भी ना हो, लेकिन ऐसी हुकूमत जो इस्टेब्लिशमेंट को आंखें ना दिखा सके। वैसे आंखें दिखाने का जो बाब है वो तो शहबाज शरीफ साहब ने साफ़ कर दिया है। फ़ौज को तमाम शोबों में बहुत ज़्यादा अख्तियारात दे दिए गए हैं, चाहे वो हकूक़ का मसला हो, चाहे वो मईशत का मसला हो, चाहे वो तरक्याती कामों का मसला हो। पिछले दिनों आपने एक वीडियो देखी होगी कि जिसमें एक वजारत ने कोई कंस्ट्रक्शन काम किया और एक सड़क बनाई, तो शहबाज शरीफ साहब बहुत नाराज़ हुए कि वजारतों का क्या काम है तमीराती काम को। उनका मकसद ये था कि ये ठेका फ़ौज को दिया जाना चाहिए था, तो वो इशू तो ख़त्म कर गए हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ न कुछ इख्तियारात जो सिविल हुकूमत को होते हैं उनकी मदद से वो ज़ाहिर है उसका इसी वक्त रुझान इस बात की तरफ हो सकता है कि अपनी खुद मुख्तारी बनवाई जाए, तो उसके रास्ते हो गए हैं बंद। ये है मेरा तजिया कि इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात के नताइज को मोल्ड नहीं करेगी, रिवर्स नहीं कर सकेगी, उलट पुलट नहीं कर सकेगी। थोड़ा सा ज़ाहिर है 2-4 सीटों का मसला होता है, वो अरेंजमेंट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान ने पार्टी के उन सेलों को जो वर्करों से बराह रास्त डील करते हैं और ख़ास तौर पर उन वर्करों से जो जत्थे बनाते हैं उनको ये हदायत अपनी वकीलों के ज़रिए, इनके इमरान खान के 3-4 वकील हैं जिनमें से एक के बारे में ये कहा जाता है कि वो इस तरह की इतलात, वो इतलात ये थी कि 14 अगस्त को पार्टी कारकुन हर जगह पर निकले और 2 काम करें। एक तो ये है कि पाकिस्तान का झंडा, ज़ाहिर है पहले तो स्कीम थी कि पाकिस्तान का झंडा जगह जगह नज़र आतिश किया जाएगा। ये गिरफ़्तारी के फ़ौरन बाद का एजेंडा था, लेकिन बाद में इसको तब्दील किया गया और एजेंडा ये बनाया गया कि पीटीआई के झंडे और कौमी झंडे को साथ मिलाकर लहराया जाए। यानी एक ही झंडे पर पाकिस्तान का झंडा होगा और उसके नीचे पीटीआई की झंडा होगा। दूसरा हिस्सा ये था कि जो पाकिस्तान का झंडा होगा उसमें सफ़ेद पट्टी गायब करके उसकी जगह इमरान खान की तस्वीर लगाई जाएगी, और इस सिलसिले में झंडे बड़ी तादाद में तैयार किए जा चुके हैं। इस सारी चीज़ की इत्तला हुकूमत को मिल गई, और कैसे मिली यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि अच्छी बात लगे आपको ये बुरी, लेकिन हकीकत ये है कि अटक जेल में इमरान खान की हर बात रिकॉर्ड हो रही है। चाहे वो वकीलों से बात करें, चाहे वो अकेले बैठे हुए खांसी का दौरा उन पर पड़े और उन्हें खांसी आ जाए तो वो भी रिकॉर्ड हो रही है। चुनांचे ये सारी चीज़ें जो अगरचे बड़े मुताद तरीके से हिदायत दी गई थी लेकिन उन तक पहुँच गई, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि क्रैक डाउन होगा। चुनांचे पिछले 2 रोज़ में पंजाब के 100 से ज़्यादा शहरों में क्रैक डाउन हुआ है। हज़ारों गिरफ्तारियाँ नहीं हुई हैं, हर शहर से 15, 20, 10, 12, 20, 25 यानी जो कि जत्थों की क़यादत कर सकते थे उन लोगों को इंटेलिजेंस की बुनियाद पर गिरफ़्तार किया गया है और कामयाब छापे मारे गए हैं। और इसमें जदीद टेक्नोलॉजी से मदद ली गई है, जिससे बहुत सारे लोगों का ये पता चल गया कि वो अपने घर पर हैं, और बहुत सारे लोगों के बारे में पता चल गया कि वो घर पर नहीं है बल्कि अपने फ़लाँ दोस्त के घर हैं। बहरहाल इन सब को पकड़ लिया गया है। मजमूई तादाद इनकी 150, 200, 250 से ज़्यादा नहीं है हर शहर में। यानी आप देखें कि लाहौर में जिस जत्थे ने हमला किया था कोर कमांडर हाउस पर, तो उस जत्थे की क़यादत कर रहे थे एक यास्मीन राशिद थी, एक एजाज़ चौधरी था और एक हसन नियाज़ी था। यानी लाहौर जैसे बड़े शहर में एजाज़ चौधरी, हसन नियाज़ी जो डॉक्टर थी, और इसके अलावा महमूद रशीद, 4-5 आदमी और थे। यानी कुल 7 या 8 आदमी थे जो जत्थे की क़यादत कर रहे थे, 2-3 औरतों समेत 7-8 आदमी थे। मतलब ये होता है कि अगर ये 7-8 आदमी काबू आज हो जाएं तो वो जत्थे की जो जलगार होती है वो नाकाम बनाई जा सकती है। और इनकी तादाद जो जत्थों को कंट्रोल करते हैं और जो जत्थों को कंट्रोल करने का जिनकी ट्रेनिंग होती है, इनकी तादाद ज़्यादा नहीं होती। तो इसी बुनियाद पर हर शहर से
किसी से 10-15 भी पकड़े हैं, किसी से 5-6 भी पकड़े हैं, किसी शहर से ज़रा कम, किसी से ज़रा ज़्यादा, लेकिन सैकड़ों हज़ारों की तादाद में गिरफ़्तारियाँ नहीं हुई हैं। लेकिन इतनी तादाद में हुई हैं कि वो 14 अगस्त का जो प्लान था इनका नापाक मनसूबा, मैं तो कहूँगा पाकिस्तान की कौमी परचम को बेतौकीर करने का, तौहीन करने का, वो अब फ्लॉप हो गया है। और 14 अगस्त कब है? कल 14 अगस्त है। तो कल आप देख लीजिएगा कि ये PTI कितनी ताकत का मुजाहरा करती है। कैदी नंबर 420 कह लें या डर्टी कैदी कह लें, डर्टी प्रिजनर ऑफ डर्टनेस या प्रिजनर ऑफ डर्ट, इमरान खान की हालत क्या है। उसकी जेल खाने के हुक्काम की इतला है कि इतना परेशान कैदी आज तक हमने अटक जेल की तारीख में इससे पहले किसी को नहीं देखा जितना परेशान ये है। हर वक्त बुखलाए हुआ है, हर वक्त परेशान है, मुसलसल जागता है, आँख लगती है तो हड़बड़ा कर उठ बैठता है। ये इन जेल हुकाम की रिपोर्ट है। और जेल हुकाम की एक रिपोर्ट मैंने आपको पहले भी दी थी और अब भी वही है कि जब से इसको जानमाज़ दी गई है इसने खोल कर देखी तक नहीं है। तहज्जुद ये ख्वाब के आलम में पढ़ता है, नमाजी भी ख्वाब के आलम में पढ़ता है। और रहा कुरान पाक का तिलावत करने का झूठ, जो PTI के तमाम सोशल मीडिया ने एक तसलसल से, एक प्लानिंग से और हर तरह की खुदा खौफी से बेनियाज होकर चलाया कि इमरान खान सुबह उठता है, पहले तहज्जुद पढ़ता है, फिर सुबह की नमाज़ पढ़ता है, फिर कुरान पढ़ता है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इमरान खान को सहूलियात की फ़राहमी के लिए इन्होंने दरख्वास्तें दी, इनके वकीलों ने, तो उस दरख्वास्त में लिखा हुआ था कि जनाब हमें अंग्रेज़ी तर्जमे वाला कुरान चाहिए क्योंकि इमरान खान अरबी नहीं पढ़ सकते, वो कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, उसका अंग्रेज़ी तर्जमा पढ़ना चाहते हैं, अरबी की एक सत्र नहीं पढ़ सकता ये। तो फिर जनाब ये इमरान खान कौन से कुरान पाक की तिलावत करता रहा इतने दिन तक, 4 दिन तक, क्योंकि ये 5वें दिन की वो थी ना जिसमें सहूलतें मांगी गई थी, 6ठे दिन की। तो ये झूठ फैलाते रहे, झूठ पकड़ा गया। ये हर चीज़ में झूठ बोलते हैं। PTI का जो ढांचा है वो उस्तवार ही झूठ की बुनियादों पर हुआ है और ऊपर तक झूठ गया है। इनके जितने हामी हैं, जितने हामी बोलने वाले हैं, लिखने वाले, वो सब झूठ बोलते हैं। तो ये झूठ जो है किसी और ने फाश नहीं किया, ये झूठ इसके वकीलों ने खुद फाश कर दिया कि मौसूफ चूँकि अरबी नहीं पढ़ सकते, उसने अदालत ने पूछा ना कि कुरान तो फराहम कर दिया गया इनको। उन्होंने कहा जनाब अरबी कुरान है, इनको अरबी पढ़नी नहीं आती, वो अंग्रेज़ी में तर्जमा पढ़ना चाहता है। और ये बदबख्त अंग्रेज़ी तर्जमा भी नहीं पढ़ेगा, ये कुरान को हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि कुरान के टाइटल पर लिखा हुआ है ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, इसको नजस लोग हाथ नहीं लगा सकते। तो इमरान खान कैसे हाथ लगा सकता है। बहरहाल अब आखिरी पॉइंट, कल 2 सीनियर सहाफ़ियों ने, उमर चीमा साहब ने और एजाज सैयद साहब ने इंकशाफ किया कि पिंकी पीरली ने जो अफसर गिरफ्तारी के लिए आए थे उन पर जादू किया है और जिसकी वजह से एक अफसर की ज़रूरी फ़ाइल दफ्तर से गुम हो गई है और दूसरे अफसर का बेटा जो किसी दूसरे मुल्क में तालीम हासिल करने के लिए जा रहा था उसे एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया कोई टेक्निकल चीज़ निकाल कर। तो मेरी इसमें अर्ज़ ये है कि ये जादू नहीं है। जादू के मुवक्किल, चाहे वो काला भैरव हो या कोई भी भैरव हो, जादू के मुवक्किल किसी एयरपोर्ट पर जाकर कागजात में रद्द-ओ-बदल नहीं कर सकते और ना ही वो दफ्तर में जाकर फ़ाइल गुम कर सकते हैं। मुवक्किल की ताकत सिर्फ इतनी है कि वो जो सामने जिस पर उन्होंने असर डालना है उसे बीमार कर दें, या वो अगर किसी ऐसी जगह पर खड़ा है कि जहाँ उसको इसके गिरने का ख़तरा हो तो वहाँ उसको एक हल्का सा झटका देकर गिरा सकते हैं और उसके गिरने से चोट उसको ज़्यादा लगेगी। मुवक्किल अपनी ताकत के बल पर किसी को गिराने की पोजीशन में नहीं होते। कोई आदमी खड़ा है उसे उठाकर गिरा दे, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए एक आदमी दीवार के या एक ऊंची जगह पर खड़ा है जहाँ से उसका पाँव फिसल सकता है, पाँव फिसलने का बहुत इम्कान है, तो वहाँ उसको हल्का सा ठोका दे सकते हैं ताकि वो नीचे गिर जाए, या उसे बीमार कर सकते हैं, या उसे इसके दिमाग पर, जहन पर असरअंदाज हो सकते हैं। वो थोड़ा सा कंफ्यूज दिखाई देगा कुछ अरसे के लिए, एक ख़तरनाक बीमारी भी लग सकती है। लेकिन मुवक्किलों में ये ताकत बिल्कुल जादू के इल्म की रूह से भी नामुमकिन है कि वो किसी दफ्तर में जाएं और एक ख़ास फ़ाइल ढूंढें। इतने पढ़े लिखे वो मुवक्किल नहीं होते कि वो जनाब फ़ाइल ढूंढें और उन्हें पता चले कि ये फ़ाइल जो है साहब के लिए कितनी ज़रूरी है, उसको गुम कर दें, ऐसा नहीं होता। तो ये एक उनका वहम है। वहम किस लिए है कि अगर वो गिरफ़्तारी के लिए ना जाते तब भी ये फ़ाइल गुम हो जानी थी, होती ही गुम, बहुत सारी फ़ाइलें गुम होती रहती हैं।
بہت سارے بچوں کے اس طرح جو باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں ان کے ساتھ ایسا مس ہیپ ہو جاتا ہے کہ آخری وقت میں ان کی انٹری بند ہو جاتی ہے یا کاغذات پر اعتراض لگ جاتا ہے۔ ہماری ایک عزیزہ کے ساتھ چند مہینے پہلے ایسا ہوا کہ ان کی منظور شدہ کاغذات پر اعتراض لگ گیا، پھر بڑی تود ہو کر کے دوبارہ وہ اعتراض دور کیا گیا اور پھر وہ بیرون ملک جانے میں کامیاب۔ یہ اتفاق سے چونکہ چھاپے کے بعد یہ واقعات ہوئے، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ یہ جادو ہے۔ اگر وہ چھاپا نہ مارتے تب بھی یہ دونوں واقعات ہونے تھے۔ بہرحال اگر کسی کو شک ہے کہ جادو ہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے موبائل فون پر سورہ بقرہ کی تلاوت اس طرح لگائے کہ وہ پوری سنیں، خود چاہے نہ کرے، خود کرے تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر خود نہیں کرتا، ظاہر 2.5 سپارے بن جاتے ہیں تو وہ کافی ٹائم لگتا ہے تلاوت کرنے میں، تو اس صورت میں وہ موبائل فون پر سورہ بقرہ کی تلاوت لگا کر اسے پورا سنیں، یعنی اتنا ٹائم اس کو نکالنا چاہیے، تو جادو کا اثر زائل ہو جائے گا۔ تو لیکن بہرحال یہ جادو نہیں ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔